ये था ब्रेक। जिस तरह हम बाइक या कार चलाते हैं और अचानक जब हमें रुकने की आवश्यकता होती है तो हम लगाते हैं ब्रेक, उसी तरह हमें लिखते, पढ़ते, बोलते समय जब रुकने की, ठहरने की आवश्यकता होती है तो जिसके द्वारा हम रुकते हैं उसे कहते हैं विराम चिन्ह। जब हमें लिखते, बोलते समय, पढ़ते समय रुकने की आवश्यकता हो, ठहरने की आवश्यकता हो, उस जगह जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है विराम चिन्ह। ये हो गई हमारी परिभाषा, मतलब रुकना या ठहरना। अगर इन चिन्हों का प्रयोग ना हो तो वाक्य हमारे अर्थहीन हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। रहते तो है वो वाक्य, लेकिन अपना स्वरूप ही बदल देते हैं, मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। सपोज हम एक वाक्य लेते हैं, रोको मत जाने दो, है ना। तो ये रोको मत जाने दो 4 वर्ड है। यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं। सपोज मैं कॉमा लगाती हूँ रोको के बाद, तो रोको मत जाने दो, समझ में आया ना, रोको मत जाने दो। लेकिन वही कॉमा मैं लगाती हूँ मत के बाद, तो वो हो जाएगा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मतलब दोनों ने अर्थ ही बदल दिया, एक में मैं रुकने के लिए कह रही हूँ और एक में उसे जाने के लिए कह रही हूँ। तो इस तरह हमारे वाक्य कॉमा लगते ही अपना अर्थ बदल देते हैं। तो इसलिए विराम चिन्हों की आवश्यकता है हमें वाक्य को सही रूप से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एक अर्थपूर्ण वाक्य प्राप्त करने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये तो समझ गया होगा कि आखिर विराम चिन्ह है क्या और इसका प्रयोग हमें क्यों आवश्यक है वाक्य बोलते, पढ़ते या लिखते समय। इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे हिंदी व्याकरण में। इसके बिना हमारे सारे वाक्य जो है निरर्थक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि विराम चिन्ह तो हमने देखा कि रुकना या ठहरना। अब इसके हम प्रकार देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस प्रकार से हम रुकेंगे तो वो किस प्रकार का अर्थ हमें प्रदान करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रकार। पहला प्रकार है इसका अल्प विराम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। ठीक है, कुछ नाम हमें हिंदी से जल्दी समझ नहीं आते, इसलिए हमें इंग्लिश के नाम भी पता होना जरूरी है। तो कॉमा कहाँ लगाएंगे हम, जब वाक्य में हम थोड़े थोड़े समय के लिए रुकते हैं। सपोज मैंने कहा राम, लक्ष्मण, सीता वन में गए, तो सब नाम के आगे मैंने लगाया कॉमा कॉमा कॉमा, है ना, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े समय के लिए वहां रुक रही थी, है ना। जैसे मैंने लिखा मेथी, पालक, गोभी, टमाटर, ये सब सब्जियां मैंने लाई, तो मैंने एक एक सब्जियों के नाम बताया, इसलिए मुझे वहां थोड़ा 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 रुकना था। तो आपको समझ में आया, जब वाक्य बोलते समय हमें थोड़े थोड़े समय के लिए रुकना होता है तो वहां पर लगता है अल्प विराम। इसी तरह होता है अर्ध विराम, इसी तरह होता है अर्ध विराम जब वाक्य में हम थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकते हैं। जब हम पूर्ण विराम और अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए कोई वाक्य बोलते हैं फिर रुकते हैं तो वहां पर होता है हमारा अर्ध विराम। जैसे राम जी वनवास गए, अर्ध विराम, उनके साथ साथ सीता भी गई, है ना। तो हम यहाँ पर थोड़े ज्यादा समय के लिए रुके तो ये अर्ध विराम था। तो आपने अल्प विराम और अर्ध विराम का फर्क समझा। अल्प विराम जहां बिल्कुल थोड़े थोड़े समय के लिए हमें रुकना है, अर्ध विराम जहां हमें थोड़े ज्यादा समय के लिए रुकना है लेकिन वहां पर वाक्य खत्म नहीं होता। अब इसीलिए मैं ले लेती हूँ पूर्ण विराम। अर्ध विराम लगाया था राम, लक्ष्मण, सीता वन की ओर गए। अर्ध विराम लगाया था राम वन की ओर गए, उनके साथ सीता भी गई। तो जहां मैंने खत्म किया वहां मैं लगाऊंगी पूर्ण विराम। जो क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी वाले ना हो, जो क्वेश्चन मार्क ना हो, जो सादे सेंटेंस हो, उसके अंत में हमेशा पूर्ण विराम लगेगा, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होती है सिर्फ एक बिंदु, सिर्फ एक डॉट, लेकिन जब हिंदी में हम लगा रहे हैं पूर्ण विराम तो वो बिल्कुल लंबी डंडी है। तो यहाँ तक आपको 3 चीजें समझ गई, अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। थोड़े समय के लिए रुकना अल्प विराम, थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए रुकना अर्ध विराम, पूरा एक वाक्य खत्म करने के बाद रुकना पूर्ण विराम। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब है विस्मय बोधक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह।
विस्मय एक्सक्लेमेटरी साइन, जहां हमें वाक्य में कुछ हर्ष, शोक, रोना, हंसना, खुशी, कोई भी क्रोध वगैरह एक्सप्रेशन हमें जब एक्सप्रेस करना हो कोई चीज, तब यह चिन्ह का उपयोग होता है। यह चिन्ह कभी कभी बिल्कुल स्टार्टिंग में वर्ड के बाद भी लग जाती है और कभी कभी वाक्य के अंत में भी लगती है। जैसे स्टार्टिंग में ये ज्यादा लगेगी शुरुआत में, जैसे अरे, उफ, हे भगवान, अरे ये क्या हो गया। तो जहां हम वो वर्ड दिखाएंगे जिससे हमें कुछ देखते ही हमें ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो भी अलग है, बुरा है, अच्छा है, गंदा है, ठीक, कितना खराब रास्ता है ना। तो इस तरह बिल्कुल उसके बाद में भी यह चिन्ह लगा दिया जाता है। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा वाक्य के अंत में लगेगा। अरे ये क्या हो गया, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। लास्ट में तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगेगा। लास्ट में तुमने ये क्या कर दिया, ये भी लगा क्वेश्चन मार्क लास्ट में, है ना। जब जैसे भी हम देखते हैं एग्जाम के भी क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा और वो अंत में लगता है, जिसका हम आंसर देते हैं। और आंसर खत्म होने के बाद भी क्या हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? नहीं, वहां पर हम लगाते हैं फुल स्टॉप, हिंदी का पूर्ण विराम, लंबी डंडी। अब हम देखेंगे उदाहरण या अवतरण चिन्ह, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ये एक भी होता है, दो भी होता है। इकारी अवतरण चिन्ह, द्विहेरी अवतरण चिन्ह। जब किसी के द्वारा कहे गए वाक्य को जैसे का वैसा हमें दिखाना होता है, तब वहां इन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। सपोज सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे और लिखेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। इस तरह किसी के भी कहे गए वाक्य को हम, जैसे राम जी ने कहा हमेशा सत्य बोलो, तो इस तरह उनके वाक्य में हम कोई फेरबदल, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। उन्होंने ये कहा कहकर ही इस वाक्य को हम सीधा का सीधा वहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देते हैं। ये हो गया हमारा इकहरी और दुहेरी अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह। इसके बाद हम देखेंगे विवरण चिन्ह। जैसे संज्ञा के इतने प्रकार है, सर्वनाम के इतने भेद है, ऐसा कुछ कहते हुए हम दो डॉट और एक डैश लगा देते हैं बीच में, वो होता है हमारा विवरण चिन्ह। यानी अब हम उसके बारे में आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। तो इस तरह ये भी इजीली है, बहुत इजी चीजें हैं, बस हमें उसके नाम पता होना चाहिए। इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप नाम हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों के ध्यान में रखिए, क्योंकि इंग्लिश द्वारा आप जल्दी समझते हैं, ये मुझे पता है। और परिभाषा कभी लर्न करनी नहीं है, कुछ सब टॉपिक समझ जाइए, परिभाषा आप खुद ही बना लेंगे। जैसे कि विराम चिन्ह में मैंने आपको बताया है कि जिस तरह गाड़ी को ब्रेक लगाकर हम रोकते हैं, उसी तरह जब बोलते, पढ़ते, लिखते समय हमें रुकना होता है, तो जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो है विराम चिन्ह। योजक चिन्ह, जिसे हम कहते हैं हाइफन, पदों के बीच में जोड़ने के लिए लग जाता है। जैसे शब्द युग में लगा होता था, बस सेम वैसे ही बीच में डैश लगकर दो वर्ड साथ में होते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, है ना, इस तरह के जो शब्द आएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब आता है हमारा कोष्टक। कोष्टक हमें हिंदी में कई प्रकार के देखने को मिलेंगे, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे ब्रैकेट। वाक्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, जैसे धर्मराज ने ये कहा, तो धर्मराज हम किसे कहते हैं, तो युधिष्ठिर। उसको और अधिक एक्सप्लेन करना है तो लिख देंगे धर्मराज के आगे ब्रैकेट में युधिष्ठिर ने ये कहा था, है ना। किसी भी बात को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए, जैसा हम नाटक में आते हैं कि अब ये पात्र निकल कर आ रहा है, तो वो चीज हम बताते नहीं, पुस्तक में हमें लिख देते हैं कि जोरों की गर्जना हो रही है, ये पात्र भी निकल कर इनका प्रवेश हो रहा है। तो ये सब चिन्ह हम कोष्टक के अंदर में दर्शाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, और उसके आगे फिर मेन सेंटेंस में बात करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। हो गया लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है एक छोटा सा गोल, जैसे किसी बड़े पोस्ट को या किसी नाम को हमें संक्षिप्त में लिखना हो, जैसे पंडित लिखना होता है तो हम सिर्फ प लिखते हैं, गोला लगा देते हैं। डॉक्टर लिखना है तो हम सिर्फ डॉ कर देते हैं और एक गोला लगा देते हैं। तो इस तरह जब हम बड़े बड़े वर्ड्स को, नाम को जब छोटा संक्षेप में लिखते हैं तो वहां लगाते हैं लाघव चिन्ह। इसके बाद होता है हमारा रेखांकन चिन्ह, मीन्स है अंडरलाइन।
जहां हम वाक्य को हमें हाईलाइट करना है, कुछ स्पेशल दिखाना है, कीमती बहुमूल्य वर्ड है दिखाना है, तो वहां पर हम एक लाइन खींच देते हैं। वह होता है रेखांकन चिन्ह या फिर अंडरलाइन। ये हम सभी को पता है। एक होता है विस्मरण या त्रुटि परक चिन्ह। तो विस्मरण चिन्ह हम अक्सर लिखते लिखते जब कोई वाक्य या कोई शब्द भूल जाते हैं, छोटा सा, जैसे मैं चला गया, अभी बीच में मैंने तो लिखना ही भूल गया कि मैं कहाँ चला गया। तो मुझे बीच में अगर लिखना है मैं स्कूल या बाजार जहाँ चला गया, तो मैं इसको ऊपर लिख दूंगी मैं बाजार या फिर मैं स्कूल चला गया। तो उस समय किस चिन्ह से दिखाऊंगी कि यहाँ मेरा गलती हो गई थी, मुझसे छूट गया था, तो उसके लिए मैं ऐसा एक सिंबल लगा दूंगी कि ये वर्ड मुझसे छूट गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा है। तो यहाँ जो हम चिन्ह लगाते हैं वह त्रुटि परक या विस्मरण चिन्ह हम वहां पर लगा देते हैं। निर्देशक चिन्ह, जैसे हमने योजक चिन्ह पढ़ा वैसा है निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह छोटा था और निर्देशक चिन्ह उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा। जैसे किसी भी चीज के आगे हमें वो लगाना है, सेंटेंस लिखते लिखते इसके 4 पुत्र है या इसके ये है, तो इसका हम चारों नाम दर्शाने के लिए ये करते हुए वहां डैश लगाएंगे। या फिर जब हम कोई ड्रामा कैरेक्टर करते हैं, सपोज इस राम ने ये कहा तो राम के आगे लगा दिया, फिर उनका सेंटेंस, फिर सीता ने ये कहा उसके आगे लगाया सेंटेंस। इस प्रकार हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना है कि जब ड्रामे में कोई प्ले कर रहा है, जब कोई कुछ कह रहा है, तब वो सीधी लाइन दिखाकर हम सामने उसके वाक्य लिखते हैं ना, वहां इसका प्रयोग होगा। तो देखा आपने विराम चिन्ह कितने इजी है। मेन तो आपको उसका अर्थ समझ में आ गया कि रुकना, प्रॉपर तरीके से उस सेंटेंस को अर्थ प्रदान करने के लिए जब हम रुकेंगे तब वहां विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। और छोटे छोटे से ही विराम चिन्ह है, सबको नाम ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बचपन से इसे पढ़ते जा रहे हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, उसके बाद अर्ध विराम, एकहरी, दोहरी, अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, है ना। इस प्रकार कुछ चिन्ह है हमारे, योजक चिन्ह, अंडरलाइन वाले, जिस तरह अलग अलग प्रकार के हमारे कई चिन्ह हैं, जिसका नाम करते ही हमें हाईलाइट हो जाता है कि इसका चिन्ह ये है। तो इसे भी आप आराम से याद कर सकते हैं। कुछ समझना है तो फिर मुझसे पूछिए, इसको और डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।